टोटल टीवी के खास कार्यक्रम महासंग्राम 2024 में आज हमारे साथ में एक बड़ी शख्सियत है, पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी मनोहर लाल जी। मनोहर लाल जी, टोटल टीवी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप प्रदेश के कई लोकसभा क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से घूम रहे हैं, माहौल कैसा है और आपकी फीलिंग कैसी है? देखिए, मैं जितना भी घूमा हूँ कुल मिला करके अभी तक जितने चुनाव में लगातार घूमा हूँ, इस बार लोगों में एक मोदी जी के नाम को लेकर इतना क्रेज़ है कि आज से पहले मैंने कभी देखा नहीं है। और वो क्रेज़ जैसे ही मोदी जी का नाम सामने आता तो लोगों के सामने मोदी जी एक व्यक्ति का नाते सामने नहीं आते, बल्कि मोदी जी का जो काम करने का तरीका, मोदी जी की जो उपलब्धियाँ, मोदी जी की जो सोच, मोदी जी का कार्यक्रमों लेकर के जो इम्प्लीमेंटेशन का एक सिस्टम, वो सब सामने जब आता तो मोदी जी के बारे में लोग गदगद होते हैं और सब लोग बड़े उत्साह से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए तैयार हैं। बीजेपी हुंकार भर रही है कि पिछली बार की तरह इस बार भी 10 लोकसभा सीटें जीतनी है। आपको लगता है हालांकि संगठन बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रेटजी है, मॉनिटरिंग है, मैनेजमेंट है, हर चीज़ A1 है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी फिर जीतेगी हरियाणा में? पहली बात तो ये है कि पिछली बार के चुनाव को ध्यान रखें, अभी लोगों के उत्साह को ध्यान में रखें, जितना हमारा घूमना हो रहा है, जितनी हमारी तैयारी है। मैं समझता हूँ कि हमें लगभग 1 महीना हो गया है। 13 मार्च को मेरा अपना जो कैंडिडेचर था, 6 प्रत्याशी उस दिन घोषित हुए थे, 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया। जबकि कांग्रेस जो है वो कभी दाएं बाएं ऊपर नीचे सब देखते रहते हैं, अभी तक उनका कोई भी कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है। और बड़ी विडंबना है कि आखिर उनके पार्टी के कार्यकर्ता क्या सोचते होंगे, क्या परेशान रहते होंगे, दिन भर उनको लगता होगा ये आया वो आया, ये गया वो गया। तो इस नाते से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तैयारी में उनसे बहुत आगे निकली हुई है, जनता का रिस्पॉन्स अच्छा है, तो कोई कारण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें ना मिलें। 10 की 10 सीटें मिलेंगी, बल्कि उससे बड़े मार्जिन से मिलेंगी जैसे पहले मिली थी। मुख्यमंत्री आप 9.5 साल तक रहे, आपने अचानक आपका इस्तीफा हुआ, लोग हैरान भी हुए, और उसके बाद आपने तुरंत विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया। इतना बड़ा त्याग, ये मन की भावना थी, आपका व्यक्तिगत फैसला था या पार्टी की कोई रणनीति थी? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ पार्टी का जो संस्कार मिले होते हैं और समर्पण भाव से सब कार्यकर्ता ओतप्रोत होते हैं। और ये तो मैंने 1 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को एक निवेदन किया था कि आखिर 8 साल मुझे हो गए हैं, और मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति है 5, 6, 7 साल में जो उसका बेस्ट जो उसके पास होता है वो संगठन को, प्रदेश को, देश को, जनता को वो अपना दे देता है। उसके आगे चल करके नई कोई जिम्मेवारी मिले, नया कोई काम मिले, उसमें नए उत्साह से फिर आदमी लगता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कुर्सी उसको मिली तो कुर्सी चिपक के बैठता है। आखिर कुर्सी जनता का एक दायित्व है, और जनता का दायित्व अगर और संभालने वाला कोई व्यक्ति सामने आता है तो हम खुशी से और उसको उस कुर्सी पर बैठाते हैं। यही काम मैंने किया है। ये ठीक है कि हमने अपनी ओर से प्रधानमंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहा, उन्होंने एक सोच, एक निर्णय करने के बाद कहा कि ठीक है, उपयुक्त समय है, इस समय करना चाहिए। हमने उसी समय 1 ही दिन में सारा काम करके त्यागपत्र भी हो गया, उनकी सरकार भी बन गई और विश्वास मत भी प्राप्त कर लिया, और फिर मैंने विधायक दल से भी इस्तीफा दे दिया ताकि हमारे मुख्यमंत्री को एक मौका मिले कि करनाल की विधानसभा के लोगों की सेवा करने का उनके पास भी एक अवसर आए। जब चुनाव आते हैं तो बात विश्वास की होती है, मुद्दों की होती है, भरोसा करने की होती है और पड़ताल करने की होती है। अब फिर चुनाव आ गए हैं, आपको लगता है मुद्दे क्या है जो मुद्दे लोगों को प्रभावित करेंगे कि हाँ बीजेपी ने ये किया है, फलाने ने ये किया है, या उन्होंने नहीं किया था इन्होंने किया, या इन्होंने किया है, तो उसका आकलन कैसे करें? मुद्दे बहुत प्रभावी रहने वाले हैं। ऐसे क्या मुद्दे हरियाणा के? हर चुनाव में कोई हर बार नए मुद्दे आते हैं ऐसा नहीं है। कोई सरकार जो चल रही होती है उस सरकार के प्रति जनता का विश्वास कितना बना है, और जो कार्यक्रम जो जनता को इस समय जो उनके हित में फैसले किए गए, जो चीज़ें लागू की गई, उसका जनता को कितना लाभ मिल रहा है, उन चीज़ों को लगातार बनाए रखना, उसके अंदर और बढ़ोतरी करना, उसके व्याप को बढ़ाना, यही अपने आप में बड़ा काम होता है। और दूसरा हमारी एक दिशा बनी हुई है, उस दिशा को और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे, और उसमें जितने भी काम हमने किए हैं वो तो जनता को याद है ही है, लेकिन उसका व्याप बढ़ाते हुए और आगे बढ़ना, आखिर जनता को सुखी करना, ये एक हमारा लक्ष्य है। ईज ऑफ लिविंग, ये हमारा लक्ष्य है। जनता को खुशहाल करना, ये हमारा लक्ष्य है। उनकी निराशा, उनका अवसाद, उनके सामने जो भविष्य की कल्पना, उसको अच्छा बनाना, ये हमारा जो एक कार्यक्रम है कि उनकी परेशानियों को कैसे दूर करें, ये हमारा लक्ष्य। पार्टी ने फैसला किया और आपकी भूमिका बदली है, मुख्यमंत्री जैसा पद, लेकिन पार्टी को लगता था कि इनकी ये भूमिका फिलहाल जो आपको सौंपी गई है
करनाल को मुख्यमंत्री के बदले मुख्यमंत्री मिल गए, लेकिन चूंकि उपचुनाव भी होगा लोकसभा के साथ साथ, पार्टी कोशिश करेगी कि बड़े मार्जिन से जीतो। निश्चित रूप से पार्टी भी कोशिश करेगी, और जो जनता के अंदर उत्साह देख रहा हूँ तो निश्चित रूप से जनता उसको एक अच्छे मार्जिन से जिताएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, दोनों ही चुनाव करनाल लोकसभा, करनाल विधानसभा ये अच्छे मार्जिन से हम लोग जीतेंगे, और हरियाणा की बाकी सीटें भी लोकसभा की और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। जब सरकार का चेहरा बदला, मेरे को याद है आपको लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनाया गया, घरोंडा में जो रैली की थी मैंने कवर की थी, लेकिन उस रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो अब मुख्यमंत्री हैं वो बड़े भावुक हो गए थे। वो कहते हैं कि ये बीजेपी में ही हो सकता है कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता मेरे को विधायक बनाया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया, प्रदेश बनाया और 4 महीने बाद ही मुख्यमंत्री बना दी, ये सिर्फ बीजेपी में हो सकता है। वो भावुक भी हुए थे। बिल्कुल ठीक बात है कि ये कांग्रेस की तरह ये पार्टी नहीं है। कांग्रेस में तो जो भी कोई एक बार कुर्सी पकड़ लेता है वो फिर छोड़ता नहीं है। अगर धक्के मार के कोई निकाल भी दे उसको, तो बाद में उसके जो क्लेमेंट होते हैं वो उस कुर्सी के पाए पकड़ पकड़ के उसकी कुर्सी को तोड़ देते हैं ताकि कुर्सी समाप्त हो जाए। भारतीय जनता पार्टी में हम सुनिश्चित रूप से किसी भी अच्छे व्यक्ति को जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है और सामान्य कार्यकर्ता रहा होगा, भले भी आज उसमें योग्यता देख करके अगर मुख्यमंत्री बनाया है तो ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। कोई बचपन में सोच भी नहीं सकता कि कभी मेरा भविष्य ऐसे भी होगा, मेरे ऊपर ऐसा दायित्व भी आएगा। लेकिन जो दायित्व जिसको मिला है उसने हमेशा, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी, या और भी जो पार्टी के नाते से काम में लगे हुए हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे सांसद हैं, चाहे हमें 9.5 साल का मौका मिला है, अपने पूरी तन्मयता से, अपने पूरे जिसको कहना चाहिए अपनी क्षमता से, अपने जोश से पूरा जनता के हित में काम किया है। बतौर मुख्यमंत्री और आपके विधायकों की, जैसे प्रमोद विजय पानीपत में और लोग भी हैं, वो दावा करते हैं, कहते हैं कि हमारी बीजेपी सरकार ने, मनोहर लाल जी ने ऐसे काम करे 9.5 साल में, ऐसी योजनाएं जो शायद दूसरी सरकारों के ध्यान में नहीं आई, ना कभी उन्होंने इस तरह की हिम्मत की। तो डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर बड़ा समर्थन देगी। देखिए, ये चीज़ें हमने नरेंद्र मोदी जी से सीखी हैं। मोदी जी के मानस में नई चीज़ें, कब कौन सा एक नया विचार आ जाए, उसको जनहित में कैसे इम्प्लीमेंट कर जाए, उसके लाभ निश्चित रूप से होते रहे हैं। ये बात भी ठीक है कि नई चीज़ें जब की जाती हैं उसमें जनता को एक असमंजस की स्थिति होती है, पता नहीं इसका क्या लाभ हो, क्या नहीं होगा, और उसको इम्प्लीमेंटेशन में कभी कभी जनता को कठिनाई भी सहनी पड़ती है। लेकिन जब उसके परिणाम आते हैं तो उसके बाद जनता को लगता है कि बहुत अच्छी योजनाएँ बनाई गई हैं। अब जैसे हमने हरियाणा में भी हमने ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू की, हमारे कर्मचारियों को पहले शंका थी, बाद में सब खुश हुए। हमने नौकरियां जो है बिना पर्ची बिना खर्चे जो मेरिट के ऊपर देनी शुरू की, उस समय बहुत एक समंजस की स्थिति बनी हुई थी। उसके लिए भी आज सब लोग कहते हैं इससे बढ़िया और काम ही नहीं हो सकता। हरियाणा और बिना सिफारिश के नौकरी लग जाए, ये कल्पना से भी दूर था। यहाँ नौकरियाँ बिकती भी थी, लेकिन आज हर किसी को मेरिट पर नौकरियां मिलती हैं। हमने फैमिली आईडी बनाई, फैमिली आईडी के माध्यम से घर बैठे लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। अब ये भी किसी ने कल्पना नहीं की थी, वरना कोई योजना आती थी जिसकी ज़रूरत होती थी वो खिड़की तक पहुंच नहीं पाता था, और जिसको जो पात्र नहीं होता था वो दौड़ करके भाग करके कोनियाँ मार करके सबसे आगे रहता था, सबसे पहले लाभ वो उठा जाता था। गरीब का भला तो होता ही नहीं था। आज घर में जा करके उन योजनाओं का लाभ सरकार के आदमी जाते हैं, वो देते हैं, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन है, चाहे वो राशन है कार्ड है, चाहे आयुष्मान का कार्ड है, सब घर बैठे सुविधा उनको मिलती है। 2019 के लोकसभा चुनाव को तो याद करें, संजय भाटिया पार्टी प्रत्याशी थे, सेकंड लार्जेस्ट विक्ट्री थी, 6,59,000, मतलब बहुत बड़ी जीत थी हरियाणा के इतिहास की। अब आपके विधायक हैं, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं जी मनोहर लाल जी को 10 लाख की जीत दिलवानी है, ये हमारा संकल्प भी है और हमारी कोशिश भी है। पार्टी इस टारगेट को हासिल कर सकती है? देखिए, मैं अपने इन कार्यकर्ताओं के सामने नतमस्तक हूँ और मैं धन्य हूँ कि जिस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ उस पार्टी में इस प्रकार के अनेकों कार्यकर्ता हैं जो किसी काम को हाथ में ले लेते हैं, ठान लेते हैं तो उसको पूरा कराते हैं। मुझे तो संजय भाटिया जी को भी उनकी पीठ पर प्रशंसा करते हुए, और मुझे लगता है इतना त्याग कोई व्यक्ति करता है। संजय भाटिया जी ने भी, जैसे मेरा नाम आया लोकसभा चुनाव लड़ने का, तो तुरंत उन्होंने स्वीकार करके उसमें आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि चुनाव तो वो स्वयं लड़ाएंगे, पार्टी के कार्यकर्ता लड़ेंगे, मैं ही मनोहर करके, और हज़ारों की संख्या में जैसे 2019 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, इस बार लोग तैयार बैठे हैं कि इस लोकसभा का चुनाव भी हम लड़ेंगे। अभी मेरा 1 राउंड लोकसभा में हुआ है, दूसरा राउंड आज से शुरू हुआ है। सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव आएगा और लोगों को जा करके वो वोट मांग करके अपना दायित्व निभाएंगे। मुझे नहीं लगता कि हाँ भी इसमें कार्यकर्ता की कोई ढिलाई आएगी। बड़े जोश से, उत्साह से सब लोग लगे। विपक्ष भी हुंकार भर रहा है कि हम
दीपक बाबरिया जो कांग्रेस के प्रधान है कहते हैं कि ऐसे उम्मीदवार उतारेंगे बीजेपी को चारों खाने चित करेंगे। हालांकि आज उनकी टिकट भी डिसाइड होनी थी, मल्लिकार्जुन जी की तबीयत खराब हो गई, शायद आज भी पोस्टपोन है। लेकिन एक नई खबर कांग्रेस से आ रही है, क्योंकि पत्रकार हैं हमें भी पता होता है, कहते हैं कि पूरी लिस्ट अब बदली जाएगी, राहुल गांधी ही फाइनल करेंगे। एक और स्टेज नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी चुनाव लड़ने आ जाएगा? नहीं, टिकट वो फाइनल करेंगे। नहीं, मुझे लगता है क्योंकि आपके मुकाबले भी किसी ने आना है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि कोई आए तो अच्छा ही है ना। एक बार जरा आके देखें कौन आएगा कौन नहीं आएगा। और जो पार्टी 1.5 महीने से इतनी कसरत करने के बाद अपनी एक भी टिकट को फाइनल नहीं कर पा रही है, उस पार्टी के फैसलों में क्या होगा ये तो हम सब आप जान सकते हैं। उनके घर के अंदर कितनी दुविधाएं हैं। जिन सीटों को पक्का मान कर चलते हैं इनको मिलेगी उसको भी घोषणा नहीं करते हैं। हमारा कहना है जल्दी से उनको घोषणा करनी जाए, उनके कार्यकर्ता कम से कम काम में लगेंगे। और अभी मैदान में वन साइडेड हम होकर के अपना घूम रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, सामने कोई है नहीं। मज़ा तभी आता है जब 2 टीमें हों खेल में। एक ही टीम खेले में तो मज़ा भी नहीं आता। आपकी जैसी टिकट 1-1.25 महीना होने में हुए, 13 मार्च को हुई थी शायद, तुरंत जब इस्तीफा अपने विधायक पद से दिया। आपको एडवांटेज भी नजर आ रहा होगा कि आपका पूरा समय हर आदमी तक अप्रोच करने, उसको कन्विंस कराने का। हमारे सभी जितने भी प्रत्याशी इतने समय पहले जिनकी घोषणा हुई है सबका उनको लाभ हुआ है। फील्ड में वो एक बार 2 बार जा चुके हैं। और अब जितना समय बाकी है हम डोर टू डोर हर घर में हर वोटर को संपर्क करेंगे। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार का एक साइंटिफिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव की व्यवस्थाएं बनाती है, कांग्रेस तो 10 जन्म भी नहीं बना सकती है। इसलिए हमें उस प्रकार का लाभ भी हुआ है और आगे एकदम रास्ता साफ है, ऐसा मेरा मानना है। जिस तरह का प्रदेश में माहौल बना हुआ है, चुनाव नज़दीक है, आएगी अब तो ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि कांग्रेस बीजेपी का सीधा मुकाबला होगा? क्योंकि बीजेपी के सामने ऐसी कोई पार्टी नहीं जो चैलेंज कर सके। आपको लगता है कांग्रेस चैलेंज है या मुकाबला सीधा होगा दोनों पार्टी में? देखिए, कांग्रेस का तो मुख्य रूप से मुकाबला है ही है, लेकिन कांग्रेस भी देश भर में चाहे लगा लें कोई 2 डिजिट तक तो शायद हासिल करेंगे। वो 40-50 सीटें 60 सीटें हासिल कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी सीटों का हासिल करने का उनका देश भर में कहीं कोई स्थान नहीं है। हाँ, छोट-फुट और जो पार्टियां हैं वो अपनी जो पहचान बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ वोट लेने का प्रयत्न करते हैं कि हमारी प्रदेश स्तर की पहचान बनी रहे, हमारी जो मान्यता प्राप्त पार्टी बनी रहे। कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी की मान्यता ही ना समाप्त हो जाए। तो इतना कोई 5% 7% पर अपने अपने तरीके से लोग लगे हैं। और उसमें जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो सब अपने तरीके से चुनाव लड़ेंगी। और हमें वो लड़ें न लड़ें, कम लड़ें ज़्यादा लड़ें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब माने अगर 80 सीटें कांग्रेस को मिल जाती, जैसे आप कह भी रहे हैं, 80 सीटें कांग्रेस ले जाती तो आपका 370 और 400 वाला टारगेट पूरा होगा तब? भाई 542 सीटें हैं। 43। हाँ चलो 543। और अगर हम 400 का टारगेट हमारा है तो 143 तो बाकी बचती है ना। अब वो 143 किसी ना किसी को लेनी होगी, कोई तो ले ही जाएगा। कुछ सर्वेज आ रहे हैं, क्योंकि लोग सर्वे से भी प्रभावित होते हैं, देखते हैं, उनको अंदाजा लग जाता है कि मौजूदा स्थिति क्या है। सर्वेज जो आ रहे हैं उसमें दिखाया जा रहा है कि 1, 2, 3 सीट शायद बीजेपी की हरियाणा में घट सकती है, ये अनुमान है। आपको क्या लगता है? सर्वे लगाने वाले अपने आप लगाते रहें, उनके अपने निहित स्वार्थ भी होते हैं और कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी के भी लोग उनको उकसाते रहते हैं। चलो कुछ तो दिखाओ, कुछ तो दो। और सर्वे के नाते सर्वे तो सब करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष चुनाव तो जनता के हाथ में, सर्वे वालों के हाथ में थोड़ा ही है। जनता ने जब वोट डालना है तो जनता जब वोट डालेगी 25 मई को, और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद सब सामने आ जाएगा। एक जो ग्राहक था वो अपने नाई के पास बाल कटाने गया तो इन्हें पूछा कि भाई ये बताओ मेरे बाल कितने बड़े हैं। उनका जजमान थोड़ी देर रुक जा, सामने आ जाएंगे। तो इसलिए 4 जून को सब सामने आ ही जाएगा। बीजेपी जब से गठबंधन से बाहर हुई है, अब बीजेपी के लिए चूंकि हम देख रहे हैं कई जगह विरोध हो रहा है, जेजेपी के बीजेपी से अलग होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में आपको लगता है बीजेपी का समर्थन पे कोई फर्क पड़ेगा या लोगों पे कोई असर नहीं जेजेपी की बीजेपी के अलायंस टूटने से? देखिए, हमारा समर्थन जो पहले था उससे बढ़ा है, उससे कम नहीं हुआ है। और पहले भी कोई जेजेपी के समर्थन के कारण से हम चुनाव जीते थे ऐसा नहीं है। हमारा पार्टियों का अलायंस पहले कभी नहीं रहा। हमारा तो चुनाव के बाद पोस्ट इलेक्शन एक समझौता हुआ था सरकार को चलाने में। ये ठीक है कि जनता ने वोट तो हमको ज़्यादा दिए, 2014 से ज़्यादा हमको 2019 में वोट मिले 3%। फिर भी सीटों का जो समीकरण कई बार होता है वो कम हो जाती है, तो 5-6 सीटें कम हुई। मेजोरिटी का जो आंकड़ा होता है उसको हम टच नहीं कर पाए, इसलिए हमारी भी आवश्यकता थी। उनको भी लगा कि सरकार के अंदर शामिल होकर चलना चाहिए, तो हमारी दोनों की आवश्यकताएं थी, हम मिलकर के चले। आज पार्टियां जैसे पहले चुनाव लड़ी थी, आज वैसी पार्टी फिर चुनाव लड़ेंगी और अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ना है हमने। और उसमें कहीं कोई उनके कारण से हमारे को कोई अंतर पड़ने वाला ऐसा नहीं है, बल्कि हमें पिछली बार से और ज़्यादा वोट मिलेंगे। मैं मानता हूँ कि हमको जैसे पिछली बार हरियाणा में 37% वोट मिला था, इस बार 45% से ऊपर वोट मिलेगा और हमारी जो फुल मेजोरिटी की सरकार अपनी है।
कुछ क्षेत्रों में जैसे उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है, 2-3 दिन से ज़्यादा हो गया है, मीडिया में भी आ रहा है, तो ये जो विरोध हो रहा है उसको किस रूप में देखते हैं आप? क्यों ऐसा हो रहा है या उसका कोई असर होगा क्या? बहुत गिने चुने लोग हैं जिनके अपने कुछ मोटिवेटेड उनका एक अटेम्प्ट है, और वो अटेम्प्ट उनकी अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए कि हम देखो विरोध कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वरना कोई इस प्रकार के विरोध का कोई विषय नहीं है। और मेरा तो मानना ये है कि लोकतंत्र में इस प्रकार के विरोध का जनता बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं करती है। हर किसी को अपने बात कहने का अधिकार है, उनको बात कह करके जनता को प्रभावित करना चाहिए। हमारे विरोध में भी बात यानी करनी है तो विरोध में बात करके जनता को बताएं जो कुछ बताना है। जनता की मर्जी है, वोट हमें डालेंगे या नहीं डालेंगे, लेकिन इस प्रकार का विरोध करने के बाद तो वो अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि जनता इसको कभी पसंद नहीं करती है। किसान आंदोलन को, जो किसान आंदोलन था अभी हालांकि चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, लेकिन किसान आंदोलन कोई चैलेंज हो सकता है राजनीतिक पार्टी के लिए या बीजेपी के लिए? पहली बात तो ये किसान आंदोलन कहना मैं इसको मानता नहीं हूँ, ये किसान आंदोलन है। ये कुछ लोग जो हैं जिनको अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं, ऐसे लोगों का आह्वान होता है। जैसे पिछली बार भी पंजाब के लोगों का ही एक बहुत बड़ा जो जत्थे थे वो हरियाणा में आकर के सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर बैठे रहे। हमारे यहाँ का तो जितना टोटल मिला करके यहाँ जो लोग बैठे थे उसका 10% भी हरियाणा के लोग नहीं थे, और इस बार तो हरियाणा के लोग बहुत ही कम है। हमने पंजाब के लोगों को वहीं उनके बॉर्डर पर इसलिए रोका कि उनके जो न्यूसेंस है कि दिल्ली में जा करके और एक हाइप क्रिएट किए जाए, और उस हाइप क्रिएट करने के बाद देश और दुनिया में वो अपना कुछ ना कुछ ऐसा दिखाएं कि हम ये करती है। यानी ये कोई उचित तरीका थोड़ा ही कि कुछ लोग गए दौड़ के भाग करके लाल किला पर चढ़ गए, और लाल किला पर चढ़ने का मतलब ये है कि देश के बारे में दुनिया में एक गलत मैसेज जो दे रहे हैं वो कोई उचित बात नहीं है। इसकी हमने इस बार सावधानी बरती है, और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी हमने हरियाणा के अंदर एंटर नहीं करने दी। हाँ, दिल्ली जाना है तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उसको अपना उपयोग करें, चाहे बसों का उपयोग करें, कारों का करें, ट्रेन का करें, ट्रैक्टर लेकर के, और वो भी माउंटेड विद वेपन्स, यानी हथियार बांध करके ट्रैक्टर के आगे लेके जाएंगे जैसे किसी दूसरे देश पर हमला करना होता है, ये कभी भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अब मानते किसान आंदोलन निष्क्रिय हो गए या इसी तरीके चलता रहेगा जैसे चल रहा है? आंदोलन का कोई कारण भी नहीं है। किसान हमारे हरियाणा में बहुत ही जिसको कहना चाहिए सरकार के प्रति उनकी एक कोई नाराजगी नहीं है, सकारात्मक रुख है। कुछ लोग पॉलिटिकल तरीके से मानो दूसरी पार्टी से जुड़ते हैं तो हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हरियाणा में हम किसानों की 14 फसलें ये एमएसपी पर खरीद रहे हैं, मुआवजा टाइम पर उनको मिलता है, और जो मुआवजा कांग्रेस ने अपने 10 साल में दिया उससे 11 गुना हमने 9.5 साल में दिया है। उनका मुआवजा कुल मिला के 1100 करोड़ रुपया था, हमारा मुआवजा कुल अभी तक 13,000 करोड़ से ज़्यादा उनको मिल चुका है। डीबीटी का पैसा उनके घर में जाता है। आज वो पैसा जब लाखों रुपया उनके पास आता है तो उनको भी लगता है ये पैसा हमारा है, हम अपने ढंग से उपयोग करेंगे। पहले तो उनको पैसे का दर्शन भी नहीं होता था, पैसे किसी और के खाते में जाते थे, उनको जाके थोड़े थोड़े मांग के लाने पड़ते थे। शादियाँ करानी होती थी उसमें भी जा करके वो सामान तो उनको मिल जाता था, पैसा उनके हाथ नहीं लगता था। आज तो जो लोग उनको पहले पैसा देते हैं वही किसान से आके मांगते हैं कि भैया कुछ पैसा पड़ा हो तो हमको दे दो। तो किसान को 80,000, 70,000, 75,000 करोड़ रुपया जो डीबीटी का गया है, किसान हमारा बहुत खुश है, प्रसन्न है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है उसको। अगर हम ये मान लें कि हरियाणा में लोकसभा में मुकाबला कांग्रेस वर्सेज बीजेपी है, तो इनेलो और जेजेपी की आप कहाँ मानते हैं उनको, वो कहाँ खड़े हैं? देखिए, सब लोग अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, सब अपनी पार्टी की पहचान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते रहे। डेमोक्रेसी में हर किसी को अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़े, किसी के लिए मनाही नहीं है। इतना ज़रूर है कि डेमोक्रेसी में जो एक दूसरे की आलोचना करनी है, उस आलोचना को एक सभ्य तरीके से आलोचना की जा सकती है। कोई बिलो दी बेल्ट हिट करने का काम ये किसी को नहीं करना चाहिए। राजनीतिक तरीके से लोगों में भी बहुत समझ आ गई है कि जो गलत बोलता है उसके खिलाफ लोग हो जाते हैं। तो एक सभ्य तरीके से चुनाव में मुकाबला करने का हर किसी को अधिकार है, वो आएँ, चुनाव लड़ें, अच्छी बात है। चुनाव लड़ेंगे तो उनको भी कोई ना कोई मान्यता मिल सकती है। आपकी बीजेपी सरकार में हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हुआ, हम देखें रोड है, हाईवेज बनी है, बहुत सारे निर्माण कार्य बड़े तेजी से हुए हैं। कुछ जैसे जितना मौका आपको मिला 9.5 साल, हालांकि दिस इज वेरी एडिक्वेट पीरियड टू सर्व टू एग्जीक्यूट योर प्रोजेक्ट्स, लेकिन आपके मन में कोई रह गया होगा कि जैसे मैंने ये काम करना था? नहीं, ये रेगुलर काम है चलने वाले। हमने इतने यानी नेशनल हाईवे की अथॉरिटी के साथ हमारे केंद्रीय सरकार के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनसे बातचीत करके इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने काम हुए हैं। रेलवे मंत्री से बात करके कितने ही रेलवे के नए प्रोजेक्ट्स हुए हैं। हमारा एयरपोर्ट हिसार का वो बन रहा है। हमारे यहाँ जो अब ये जो इंटरनेट की सुविधा है, ये गांव-गांव में
इसका जो सुविधाएं पहुंच गई हैं। तो इसलिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि जो हमारी कोई गति कम हुई है। हाँ, कोविड के पीरियड में 1-2 वर्ष का समय ऐसा था जब ज़रूर ये गति थोड़ी रुकी थी, कम हुई थी, लेकिन अब उसके बाद अगले 2 सालों में इसको पिकअप कर लिया है। और अभी कितने ही प्रोजेक्ट जो पूरे हुए हैं, हमने स्वयं उद्घाटन किए हैं, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उद्घाटन किए हैं, जो आगे पाइपलाइन थे उनके शिलान्यास हुए हैं। ये काम लगातार चलने वाला, लगातार चल रहा है। हमें किसी प्रकार का कोई भी इसमें ऐसा नहीं लगता कि काम हमारा रह गया है या कम हुआ, ऐसा नहीं। लोकसभा चुनाव के जो भी परिणाम रहेंगे, किसी पार्टी के किसी में ज़्यादा कम जो भी आए, चूंकि असेंबली इलेक्शन भी हरियाणा में होने, कुछ और राज्यों में भी, इन लोकसभा चुनाव का असर भी एक झलक नजर आएगी उन चुनाव पे, असेंबली चुनाव पे। चुनाव की प्रक्रिया लगातार एक डेमोक्रेसी में चलती है। आखिर जब हम बहुत डाउन थे तो सब जगह डाउन थे, और जब बढ़ने शुरू हुए तो लोकसभा में बढ़े, विधानसभा में बढ़े, नगर पालिकाओं में बढ़े, पंचायतों में बढ़े। तो ये जब चुनाव की एक प्रक्रिया चलती है, लगातार एक दूसरे चुनाव का असर होता ही है, क्योंकि जनमानस है। जनमानस ऐसा नहीं है कि क्षण में स्विच दबाओ तो डाउन हो जाएगा, जनमानस क्षण में स्विच दबाओ तो ऊपर हो जाएगा। जनमानस लगातार बढ़ता है, जनमानस कम होता तो फिर लगातार कम होता है। भारतीय जनता पार्टी के कामों के प्रति संतुष्टि है जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ा रही है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे स्थानीय निकाय हो, सब में आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से इन चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा। आखिरी सवाल, एज वोटर्स, हरियाणा की आबादी 2,75,65 लाख जो भी आप भी बताते रहते हैं, नहीं, हरियाणा के जो वोटर्स हैं उनकी चुनाव की, उनकी मतलब अगर हम उनकी पब्लिक सेंटीमेंट्स देखें, उनका रवैया देखें चुनाव को लेके, या वैसे सोच देखें हमने किन को आगे बढ़ाना है, तो हरियाणा के वोटर्स के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वोटर्स के साथ संबंध हमारा भी है, वोटर के साथ संबंध आपका भी है, वोटर के साथ संबंध विपक्ष का भी है। तो जो सब मिला करके जो आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी है, जो हम समझ रहे हैं वो हम देख रहे हैं। लगातार हमारा फील्ड में जाना हो रहा है। वोटर हमारे यानी नेताओं से, मोदी जी से, मोदी जी की नीतियों से एकदम प्रसन्न है। और जो नए नए काम हुए हैं, चाहे उसमें राम जन्मभूमि मंदिर बनने की बात हो, चाहे 370 की बात हो, चाहे वो मुस्लिम समाज में 3 तलाक के विषय को यानी एक प्रकार से जनता ने, मुस्लिम समाज ने हाथ लिया है, और चाहे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो लगाए गए हैं, डिजिटलाइजेशन है, नोटबंदी, और उसके बाद जीएसटी, और उसके बाद देश की आर्थिक प्रगति, दुनिया में देश का नाम, G20 का होना, योग का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करना, स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितने ही प्रोजेक्ट ऐसे हैं, हर आदमी को ये टच करते हैं। और जब टच करते हैं तो जनता को लगता है कि हाँ, सरकार जो है कुछ अच्छे काम कर रही है, इसलिए हमको साथ लगना है। इसलिए हमें अपने मैंडेट पर, अपने जनमानस पर, जनता पर पूरा भरोसा है, और जनता भी ऐसा सोचती है, ऐसा मेरा मानना है। 2014 और 2019 की तरह मोदी मनोहर की जोड़ी फिर हरियाणा के लोगों के सामने है। एक तरफ हैट्रिक के हुंकार है, तो और एक तरफ अस्तित्व बचाने का संकट है। फैसला अब हरियाणा के लोगों को करना है, मेरिट पर कौन डिजर्व करता है, उनके वोट का हकदार कौन है, सोच समझकर वोट का उन्हें प्रयोग करना है। इस मुलाकात में आज इतना ही।